तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। आपने एक्सेस डिमांड पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे क्या, डेफिशिएंट डिमांड। तो जरा डिमांड, तो जरा डायग्राम को ध्यान से देखो, डायग्राम की तरफ बिल्कुल तवज्जो दो यार। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने डायग्राम ठीक से नहीं देखा ना तो तुम्हारा काम हो गया ख़राब, समझ गए। इसलिए तुमको डायग्राम को बढ़िया से देखना है। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन पहले देख लो। कितना, look at the definition. What the definition is? When AD is less than AS, AD is less than AS, less than C, less than AS corresponding to full employment equilibrium. This is a situation. A situation यहाँ लिख सकते हो, a situation when AD is less than AS corresponding to full employment equilibrium. This situation is called deficient demand, ठीक है। इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, deficient demand बोलेंगे। So the definition is a situation when AD is less than AS corresponding to full employment equilibrium, that is what called deficient demand। इसी चीज़ को तुम ना थोड़ा बेटा डायग्राम पे देखो। कहाँ पे देखो, डायग्राम पे देखो। एरो लगा दिया मैंने, डायग्राम की तरफ देखो, जरा डायग्राम को देखो। ये जो है ये है तुम्हारा AD और ये है तुम्हारा AS 45 डिग्री एंगल। इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और ये पॉइंट हो गया क्या, E। इस पॉइंट पे ना बच्चों क्या हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मैंने ये लिखा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इस फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यानी कि यहाँ पर तुम अगर ले लो Y, तो OY लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट पे ये तुम्हारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर जितने भी तुम्हारे रिसोर्सेज हैं सारे फुल्ली यूटिलाइज कर दिए गए। अब तुम क्या देख रहे हो कि मैंने क्या किया, एक नया AD नीचे से ड्रॉ किया, एक नया AD मैंने नीचे से ड्रॉ किया, ये वाला AD मैंने ड्रॉ किया। ये देख रहे हो ब्रोकन लाइन है, यहाँ गया, इसको मैंने नाम दे दिया AD1 और इसका फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, C+I माइनस डेल्टा I। इससे ऊपर AD = C+I लिखा हुआ है, यहाँ मैंने क्या किया, माइनस डेल्टा I कर दिया। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या हो गई तुम्हारी, घट गई। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो गई, कम हो गई। जब ये कम हो गई तो ये सिचुएशन जो बना, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, ये जो गैप है, इस गैप को क्या बोलेंगे हम, डिफ्लेशनरी गैप, या इस सिचुएशन को हम लोग डिफ्लेशन भी बोलते हैं, समझ गए। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। और ये क्या हो गया, EF। बात समझ में आई? तो ये है तुम्हारा डेफिशिएंट डिमांड। अब डेफिशिएंट डिमांड के कारण क्या होते हैं बेटा, कॉजेज क्या क्या कॉजेज है। तो बच्चों आप इसके कॉजेज को देखेंगे। कॉजेज क्या हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉल हो जाना। आप देख रहे हो मैंने ये एरो लगाया नीचे की तरफ के एरो का मतलब होता है फॉल हो जाना, और ऊपर की तरफ के एरो का मतलब जो मैं लगाता हूँ उसका मतलब होता है इंक्रीज होना। समय बचाने के लिए ये काम मैं करता हूँ। तो डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, रिडक्शन इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब लोगों की जो विलिंगनेस है ना कंज्यूम करने की, उसका घट जाना। जब वो घट जाएगा, पता है क्या, जब वो घट जाएगा तो लोग खर्च कम करेंगे, लोग कम खर्च करेंगे इन्वेस्टमेंट पे या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मेनली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते हैं। तो वो जब विलिंगनेस उसकी कम हो जाएगी ना, उसकी इच्छा कम हो जाएगी, खर्च कम करेगा, तो होगा क्या, यहाँ पर आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी बच्चों। कम होगा कि नहीं होगा, डिमांड घट जाएगी ना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर तुम कम कर दोगे, एक्सपेंडिचर कम कर दोगे, तो तेरी विलिंगनेस अगर कंज्यूम करने की कम हो जाएगी तो क्या होगा, तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड घट जाएगी। तो घट रहा है। अच्छा, इसके ये कारण है, इंक्रीज इन टैक्स बढ़ा दिया, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स की मार पड़ी, टैक्स की जब मार पड़ी तो क्या हुआ, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है भाई, सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, टैक्स में जा रहे हैं, ज़्यादा पैसा टैक्स में कट रहा है। तुमने कमाया और कमाई का ज़्यादा हिस्सा जो है टैक्स में चला गया। जब वो टैक्स में चला गया तुम्हारे पास छोटा हिस्सा बचा, अब उससे अपना घर चलाओ, तो तुम्हारी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देखो यार खर्चे, सरकार भी ना खर्चे जो है वो कर रही है कम, इन्वेस्टमेंट पे भी और कंजम्पशन पे भी सरकार क्या कर रही है, खर्चे कर रही है कम। जब खर्चे कम होएंगे ना तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा यार।
खर्चे बढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, सरकार खर्च कर रही है, सरकार जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रही थी, सरकार जो कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करती है, सरकार जो सब्सिडी दे रही थी, वो सारी चीज़ें सरकार ने कम कर दी। अपने खर्चे भी सरकारी खर्चे थे, प्रोजेक्ट्स थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को सरकार ने कम करना शुरू किया। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई? कम होगी। कम होगी तो रिजल्ट क्या हो गया? डिफ्लेशनरी गैप। तीसरा देखो, ये तीसरा है। चौथा है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स इंक्रीज करेगी। अब देखो क्या हो रहा है, दुनिया में जो सामान बन रहे हैं, इंपोर्ट इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? दुनिया में जो सामान बन रहे हैं, तुम्हारी तरह ही सामान जो दुनिया वाले बना रहे हैं, बाहर की दुनिया वाले, वो सस्ता है तुम्हारे मुकाबले। तो तुम क्या करोगे? अपना वाला छोड़ के दूसरे का मंगाओगे ना। चाइना का माल सस्ता होगा तो अपने यहाँ प्रोडक्शन कम करोगे, वहाँ से मंगा लोगे। तो इंपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब इंपोर्ट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। अब आ जाते हैं एक्सपोर्ट्स पे। एक्सपोर्ट्स घट गई तुम्हारी, तुम्हारा सामान महंगा है। अभी इसी का जस्ट उल्टा ले लो, तो लोग क्या करेंगे? तुम्हारे सामान का डिमांड नहीं करेंगे, तुम्हारी एक्सपोर्ट क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड घटेगी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर घट गई। अभी जब मैंने यहाँ पर डायग्राम में बोला माइनस डेल्टा है, मेरा मतलब क्या था? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का ही मतलब था कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक बड़ा प्रोपोर्शन होता है, और ये अगर आपकी घट जाती है, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो नए कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं करोगे। नए कैपिटल एसेट क्रिएट करोगे तो वहाँ खर्चा होगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? घट रहा है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर घटा रहे हो तो न्यू कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं होगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? घटेगी। सिचुएशन क्या आएगी? डिफ्लेशनरी गैप। अंडरस्टूड? कॉजेज समझ में आ गया? चलो अब तुम लोग इम्पैक्ट के बारे में देखो, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, यानी अगर इसका हम कहें प्रभाव क्या होता है। तो देखो भैया, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, 3 चीज़ों पे फोकस करना है तुमको। जब मैं इम्पैक्ट की बात करूंगा तो पहला ले लेना है इफेक्ट ऑन आउटपुट। क्या ले लेना है? इफेक्ट ऑन आउटपुट लेना। जब तुम इफेक्ट ऑन आउटपुट की बात करोगे तो तुम देखोगे कि देखो इस सिचुएशन में चूंकि तुम्हारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। जब एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है, देखो मित्रों ध्यान से सुनना है इसको। इफेक्ट ऑन आउटपुट क्या होगा? इफेक्ट ऑन आउटपुट क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे ही तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड कम होगी ना यार, तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा? जो बना बनाया माल है वो पड़ा रह जाएगा। बना बनाया माल पड़ा रह जाएगा। इन्वेंट्री स्टॉक तुम्हारे पास में इंक्रीज हो जाएगी। अब फर्म क्या करेगी? फर्दर प्रोडक्शन नहीं करेगी। जब फर्म फर्दर प्रोडक्शन नहीं करेगी तो आउटपुट लेवल क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा। घटने से क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट भी घट जाएगी, क्योंकि लोगों की जरूरत पड़ेगी नहीं ऑर्गेनाइजेशंस को, तो एम्प्लॉयमेंट भी फॉल हो जाएगी। तो तुम ये कह सकते हो कि प्लान्ड आउटपुट, यहाँ पर मोटी मोटी बात ये लिख सकते हो कि प्लान्ड आउटपुट जो है वो विल फॉल। प्लान्ड आउटपुट क्या हो जाएगी? फॉल कर जाएगी। समझ गए? तो फर्म्स को फोर्स करेगी कि भैया फर्म्स अब तुम बनाओ नहीं, कम बनाओ, लेसर प्रोडक्शंस करो, क्योंकि डिमांड तो है नहीं। दूसरा इफेक्ट तुम देखो किसके ऊपर? दूसरा इफेक्ट तुम देखो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। मैंने अभी बात करा आउटपुट के केस में ही बोला, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट के केस में बोला। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट का केस भी तुमको मैंने आउटपुट में बोल दिया। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? भाई जब आउटपुट घटाओगे तो इतने बंदों की जरूरत क्या है? छटनी करो, ऑर्गेनाइजेशन में से लोगों को निकालो, क्योंकि इतने लोगों की जरूरत नहीं है हमको। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी क्या हो जाएगा? प्लान्ड एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? क्या लिखोगे? तुम लिखोगे कि प्लान्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो घट जाएगा। प्लान्ड एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? फॉल कर जाएगा। और जब तुम तीसरी चीज देखते हो, तीसरा जो इंपैक्ट होगा वो होगा जनरल प्राइस लेवल पे। 3 चीजों के 3 एस्पेक्ट से इसको देखना है। तो जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा? अब देखो, तुम तो समझदार हो, तुमको पहले से ही पता है कि सर देखो, अगर मान लो डिमांड घट जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज की इकॉनमी में, तो क्या होगा? भाई हमारे पास में माल बन करके तैयार है, पड़ा हुआ है, लेकिन डिमांड नहीं है। हम क्या चाहेंगे? अपने माल को जल्दी से जल्दी बेचना चाहेंगे हम। तो क्या होगा? सप्लायर के अमंग क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा। दैट विल गिव राइज टू फॉल इन प्राइस। तो क्या हो जाएगा? जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल कर जाएगा। क्या कर जाएगा? फॉल कर जाएगा। भाइयों समझ में आई बात? तो कॉज समझ गए, इंपैक्ट समझ गए, डेफिनेशन समझ गए, और आपने डायग्राम को पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया।
अब हम सोचेंगे समझेंगे कि यार किस तरीके से हम लोग डेफिशिएंट डिमांड को जो है ना करेक्ट करेंगे, समझ गए। तो डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए हम लोग अब अगले पड़ाव पे पहुंचते हैं, इस सबको रब करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए देखो, मीजर्स टू कंट्रोल, किसको, ऊपर लिखा हुआ है डेफिशिएंट डिमांड, तो 2 मीजर ले लो, एक्सेस डिमांड की तरह यहां भी 2 मीजर ले लो। एक मीजर ले लो फिस्कल पॉलिसी, क्या ले लो, फिस्कल। ओके, तो लेट्स चेक मीजर्स टू कंट्रोल, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। जो डेफिशिएंट डिमांड तुम्हारा हो गया, तुम्हारा जो ये सिचुएशन आ गया मित्रों, ये जो सिचुएशन आ गई जहां पर ये वाली बात आ गई, AD1C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, तुम्हारी जो सिचुएशन आ गई ना, ये जो तुम्हारी घट गई, ये जो तुम्हारी पोर्शन है EF जो मैंने कहा था, ये जो तेरी डिफ्लेशनरी गैप है, इस डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए क्या काम करोगे, C प्लस आई, और ये AS हो गया। तुमको भी पहले जस्ट बताया था मैंने डायग्राम, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, ऐसे करके मैं तुमको छोटा सा यहाँ पर रेफर करने के लिए दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले समझो फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो 2 पॉलिसी सरकार की हो सकती है। पहला, भाई खर्चा बढ़ा दो, सरकार अपने खर्चे बढ़ा दे, सरकार खर्चे बढ़ाएगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सरकार बढ़ाएगी। जैसे ही बढ़ाएगी एग्रीगेट डिमांड तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। टैक्सेस घटा दो भाई, टैक्स घट गया, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे जेब में क्या है, पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे ज़्यादा पैसा होएंगे अपनी मर्जी से खर्च करो यार, घूम फिर करके आओ, टूरिज्म वगैरह पे खर्च करके आओ, फैमिली के साथ ट्रिप वगैरह लो। तो तुम क्या कर रहे हो, एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो डिफ्लेशन की सिचुएशन धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो ये 2 बातें समझ में आ गई, फिस्कल पॉलिसी। दूसरी बात हम पहुंचते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। यार ये पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, इसको डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक। कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक। और भारत की बात करें तो सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये डिसाइड करता है। अब आरबीआई क्या कहती है, क्योंकि देखो यार 2 तरीके के मीजर तुम ले सकते हो। एक ले सकते हो क्वांटिटेटिव मीजर, ठीक है, और दूसरा ले सकते हो तुम क्वालिटेटिव मीजर। क्वांटिटेटिव यानी कि यहाँ नंबर गेम है, मतलब बैंक रेट घटा दो। बैंक रेट का मतलब लॉन्ग टर्म, जो कमर्शियल बैंक जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग करती है आरबीआई से, उस पर जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है उसको बोलते हैं। उसको अगर कम कर देगा तो अब बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे क्रेडिट देने के लिए, लैंडिंग करने के लिए ज़्यादा पैसे कमर्शियल बैंक्स के पास रहेंगे। कमर्शियल बैंक्स लैंड कर सकती है तो लोगों के पास पैसे आएंगे, तो लोग इन्वेस्ट करेंगे या कंज्यूम करेंगे, जो भी करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड फिर से इंक्रीज हो जाएंगी, तो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। दूसरा हो गया रेपो रेट। देखो रेपो रेट को ध्यान से देखना है, रेपो रेट डिक्रीज कर दो। रेपो रेट डिक्रीज करने का मतलब हो गया कि जो शॉर्ट टर्म लैंडिंग है, जो शॉर्ट टर्म लैंडिंग का रेट है किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, टू कौन, कमर्शियल बैंक, वो घट गया। तो कमर्शियल बैंक साहब आरबीआई के पास जाएगी, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, कर्ज दे दे, कर्ज मिलेगा, कम टाइम के लिए मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। अब वही कमर्शियल बैंक जो एक्सटेंड करेगी, तो कमर्शियल बैंक आगे सामने वाली पार्टी से भी कम लेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी कि नहीं लेगी, कम लेगी ना। तो ज़्यादा लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया बाजार में, तो ज़्यादा लोग क्या करेंगे, मांग करना शुरू करेंगे, लोन का मांग करना शुरू करेंगे, राइट। उसके बाद तुम देखो तीसरा LRR। तीसरा क्या है, तीसरा है LRR। LRR का मतलब क्या होता है, SLR और CRR। समझ में आ रही बात, LRR का मतलब क्या होता है, SLR और CRR। SLR का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब कि कमर्शियल बैंक्स अपने पास एज अ लिक्विड कितने पैसे रख रही है। अगर ये रेट घट गया तो यानी बैंक को अपने पास कंपल्सरली कम अमाउंट रखने को रहेंगे, तो ज़्यादा जो है बैंक कर्जे में दे सकती है। ऐसे CRR होता है, ये रेट होता है जिस रेट से अपनी नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट का जितना परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को रखना होता है रिजर्व बैंक के पास, तो वो अगर घट गया तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे और लोन एक्सटेंड ज़्यादा कर सकती है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, लोगों के पास पैसे जाएंगे, लोग खर्चे करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो ये सिचुएशन से हम निजात पाएंगे, कंट्रोल हो जाएगा। परचेजिंग सिक्योरिटीज़। अब पहले मैंने तुमको
जो एक्सेस डिमांड था उसमें मैंने बताया था सेलिंग सिक्योरिटीज़, यहाँ बोल रहा हूँ परचेजिंग सिक्योरिटीज़। अब लग रहा है कमर्शियल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यार ज़्यादा डिफ्लेशन हो गया है, ज़्यादा डिफ्लेशन, इकोनॉमी जो है ना स्लो डाउन में जा रही है। एक काम करो, जो भी तुमने सिक्योरिटीज़ बेचे थे ना कमर्शियल बैंक से, अब उनसे खरीद लो। अच्छा, उनसे खरीद लिया तो पैसे किसके पास चले गए? कमर्शियल बैंक के पास चले गए। कमर्शियल बैंक के पास बढ़िया पैसा आ गया, कमर्शियल बैंक लेंडिंग कर सकती है और फिर लोगों के लिए लैंडिंग कर सकते हैं, लोगों के लिए बोरोइंग के लिए पैसे मिल जाएंगे बैंक से। तो लोग फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे तो कहाँ पहुँचेगा? लोग करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म करेगी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये जाएगा। तो ये क्वांटिटेटिव मेजर्स थे, समझ में आ गई बात? ओके, ऑलराइट। अब क्वालिटेटिव मेजर्स में आ जाओ। पहला हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो तुम जो लोन लेने जाते हो और तुम जो सिक्योरिटी बैंक को देते हो, उस सिक्योरिटी की वैल्यूएशन बैंक करती है। जितना लोन, जितनी वैल्यू होती है ना उससे कम, तो अगर उससे थोड़ा सा ही कम करती है, यानी घटाती है या मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देती है, तो तुमको अब कम ही अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे। जब कम ही पैसे देने पड़ेंगे तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? लोन सस्ता हो जाएगा, तो तुम जाकर के लोन आराम से, तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे जेब में तो पैसे थे कम, और कम पैसे में अब उतने पैसे में हो जाएगा। इतने पैसे मैं अपनी जेब से लगाऊंगा, बाकी बैंक फाइनेंस कर देगी, चलो यार आराम से सामान ले लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, कंजम्पशन कर लो। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट घट गया तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। एनकरेज लैंडिंग, आरबीआई क्या करेगी? कमर्शियल बैंक को कहेगी भैया कोई बात नहीं, खुल के लैंडिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया से लैंडिंग करो, लोगों के पास पैसे नहीं है, अब जल्दी से पैसे जाएंगे, इकोनॉमी में पैसे आएंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, तो यार पहिया थोड़ा चलेगा। ये तुमने अभी कोविड के केस में भी देखा है, सरकार ने दिए, लैंडिंग करके दिया बैंक को, जो है ना पैसे दिए कि भाई ठीक है, इकोनॉमी बूस्टर दिया, इकोनॉमी को बूस्ट दिया सरकार ने, बैंक्स को पैसे दिए कि भाई चलो तुम बैंक जो है लैंडिंग करो। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए या बिजनेस लोन आसानी से लोगों को मिलने लगे तो लोग फिर से जो है गाड़ी चलने लगी, डिमांड बढ़ने लगी, लोगों के हाथ में पैसे आने लगे, तो डिफ्लेशन जो है वो कर्व हो गया, कंट्रोल हो गया। लास्ट, विड्रॉल ऑफ क्रेडिट रेशनिंग, जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है उसको विड्रॉ कर लो। तुम पहले चुन के लोगों को दे रहे थे ना लोन, अब ठीक है कोई बात नहीं, अब सबको दे सकते हो, अब तुम सबको लोन दे सकते हो। विड्रॉल ऑफ क्रेडिट रेशनिंग हो गया, यानी कि क्रेडिट को अब राशन नहीं है, दे सकते हो आराम से। तो इस तरह से तुमको ये सारी बातें समझ में आएगी, डेफिशिएंट डिमांड अच्छे से समझ में आ गया। देन बाय फॉर द डे, सी यू, ओके, एंड ऑफ द टॉपिक भाई, ठीक है, समझ लेना इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो इसको बढ़िया से पढ़ लेना, याद कर लेना, समझ गया ना? हाँ चलो फिर बाय।